हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज की इस क्लास में हम एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गाउस नियम को प्रूव किया था, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का जो डेरिवेशन होने वाला है वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये आपको केवल और केवल आंसर से लेकर मैं बता रहा हूँ पिछले 10 सालों में जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं को आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज की इस क्लास में हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग से संबंधित एक डेरिवेशन करने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमें क्या करना है? गाउस नियम का प्रयोग करके इस अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, और उस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, क्योंकि एक समान आवेशित सीधा तार लेना है। तो हम मान लेते हैं कि एक समान, ये क्या है? एक तार है, अनंत लंबाई का है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है हम अनंत ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये अनंत लंबाई का है। ठीक है, अनंत लंबाई का है और इस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। हम ये मान लेते हैं एक समान रूप से इस पर धन आवेश वितरित है। ठीक, और अब जो है हम ये मान लेते हैं कि ये जो चालक तार है ये कहाँ रखा है? निर्वात अथवा वायु में रखा है। ठीक है, तो आपको माना में लिखना है कि माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, ठीक है, जो निर्वात अथवा वायु में रखा है। हम ये मान लेते हैं, अब चूंकि ये अनंत लंबाई है तो अनंत लंबाई हम बनाने नहीं जाएंगे, ना तो अनंत लंबाई पर आवेश रख पाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि माना इसकी एल लंबाई में हम मान लेते हैं क्यू आवेश है। एल लंबाई में कितना आवेश है? क्यू आवेश है। इसकी ये लंबाई जो है हम क्या मान लेते हैं? यल मान लेते हैं। ठीक, एल लंबाई में क्यू आवेश है। ठीक, और अब इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस पी बिंदु पर। ठीक है, तो इतना आपको माना में लिख देना है। ठीक, माना लिखने के बाद अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पी बिंदु से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक है, इस पी बिंदु से होकर जाने वाला हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। यही आपको जितने भी अनुप्रयोग है सब में यही करना है। ठीक है, पी बिंदु से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो यहां पर हम खींचते हैं इसको, देखिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, पी बिंदु से होकर जाए, यहां पर इसको ऐसे खींचिए। ठीक, अब चूंकि सममित रूप से दोनों ओर बनाना पड़ेगा आपको, तो हम मान लेते हैं इतनी डिस्टेंस इधर है और इतनी ही डिस्टेंस इधर है। ठीक है, तो यहां पर ये हम गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। ठीक, अब गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार बन रहा है? बेलनाकार बन रहा है, तो इसको हम बेलनाकार बना देंगे। ये गॉसियन पृष्ठ जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? बेलनाकार बन रहा है। ठीक, गॉसियन पृष्ठ हमने क्या बना दिया? बेलनाकार बना दिया। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमने क्या माना है? यल लंबाई में कितने आवेश हैं? क्यू आवेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आता है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, ये आपको पहले लिख लेना है। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश के रेखीय घनत्व को हम किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। ठीक है, किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। होता क्या है? एकांक लंबाई में, ठीक है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो एकांक लंबाई में आवेश के रेखीय घनत्व को
उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा बराबर क्या होगा, क्यू बाई एल होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने पृष्ठ खींचा है गॉसियन पृष्ठ से, अब इसके 3 प्रकार के सरफेस दिख रहे हैं। एक तो ऊपर वाला ये वक्र पृष्ठ दिख रहा है, मतलब समतल पृष्ठ दिख रहा है ये वाला, और नीचे भी एक समतल पृष्ठ दिख रहा है, और ये जो बगल बगल का है ये क्या है, वक्राकार पृष्ठ है, ठीक है। जैसे बेलन एक ले ले, जैसे मार्कर देखिए गोल है पूरा, अब ऊपर एक समतल है और नीचे एक समतल है, और ये क्या है, इसका वक्राकार पृष्ठ है। तो यहाँ पर जो इस आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो इधर से भी निकलेगा, मतलब इस पूरे वक्र पृष्ठ से इधर से भी, मतलब कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है, और ऊपर से भी निकल सकता है और नीचे से भी निकल सकता है, ठीक है। तो 3 जगहों से फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना है, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं क्या है, ए है। इसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, ए है। तो अब पूरे से तो एक साथ निकल नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक छोटा छोटा अवयव ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटे छोटे अवयव मान लेते हैं। हम मान लेते हैं ये एक अल्पांश है, ठीक है। यहाँ पर एक अल्पांश ले लेंगे और उसके बाद एक अल्पांश हम यहाँ ले लेंगे, ठीक। एक अल्पांश हम यहाँ ले लेते हैं। 3 जगहों पर अल्पांश लेंगे क्योंकि 3 जगहों से फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो 3 जगहों पर अल्पांश ले लें, यहाँ पर और यहाँ पर भी ले लेते हैं हम एक अल्पांश, ठीक। इस 3 जगहों पर हमने 3 अल्पांश ले लिया। इसको हम नाम दे देंगे, ये है dA1 और ये है dA2 और ये है dA3, ठीक। अब जो फ्लक्स निकलेगा, पहले वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस आवेश से दूर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर प्रत्येक जगह पर ऐसे यहाँ से इससे दूर जाएगा, ऐसे इधर की ओर, ठीक है। प्रत्येक जगह पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस आवेश से दूर होगा इधर की ओर, ठीक है। प्लस आवेश से दूर होगा वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर। इधर भी निकलेगा लेकिन इधर निकालने की जरूरत नहीं है, एक तरफ आप निकालिए किधर भी, ठीक है। तो हम इधर निकाल देते हैं, वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से क्या होगा, दूर होगा इधर की ओर ऐसे, ठीक, ऐसे इधर की ओर रहेगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक। अब ये जो 3 अवयव हमने लिए हैं, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इस पर ये पी बिंदु यहाँ रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर की ओर होगा, ठीक। यहाँ पर इधर की ओर, इस पर भी वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर, ठीक है। इस पर भी वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर, मतलब तीनों जगह वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इधर की ओर होगा, ठीक। अब ये जो अवयव हमने लिए हैं ये कुछ इस प्रकार से लिए हैं। मान लीजिए ये इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो इस पर एक छोटा सा अवयव ले लिया गया, इधर एक छोटा सा अवयव ले लिया गया और इधर एक छोटा सा अवयव ले लिया गया। तो इस अवयव का हम क्या निकालते हैं, एरिया वेक्टर। ये क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं, तो हम इसका लेते हैं क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पर अगर जो अवयव आपने लिया है तो इसके लंबवत ऐसे ऊपर की ओर होगा, यहाँ पर जो अवयव लिया है इसके लंबवत नीचे की ओर होगा, और यहाँ पर जो अवयव है इसका क्षेत्रफल सदिश जस्ट इसके क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर हम यहाँ पर लेंगे डी वेक्टर ए, dA1 वेक्टर, और इसका जो होगा ये ऐसे नीचे की ओर होगा, ठीक। इसको हम नाम देंगे dA3 वेक्टर, और इसका जो होगा जस्ट लंबवत ऊपर की ओर होगा, तो इसको हम नाम देंगे dA2 वेक्टर, ठीक है। अब निकालते हैं फ्लक्स। अतः अल्पांशों के कारण, 3 अल्पांश है ना, 1 2 3, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अतः अल्पांशों के कारण, अल्पांशों के कारण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है। कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लेते हैं
पहला फ्लक्स है यहाँ पे, दूसरा फ्लक्स है यहाँ पे, दूसरा फ्लक्स है, मतलब तीसरा फ्लक्स है। तो फाई बराबर हो जाएगा d∅1 प्लस d∅2 और प्लस d∅3। ठीक, तीनों फ्लक्स को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ∅1 क्या होता है, तो फाई बराबर ये हो जाएगा EdA1 cos थीटा, EdA1 cos थीटा प्लस EdA2 cos थीटा और प्लस EdA3 cos थीटा। ठीक, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब यहां से थीटा क्या है, देखिए dA1 के पास देखेंगे तो थीटा क्या होता है, वेक्टर ई और वेक्टर dA1 के बीच का कोण होता है। तो यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री। वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, एरिया वेक्टर इस दिशा में है, एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ थीटा जो है वो कितना है, 90 है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी थीटा क्या है, 90 है। ठीक, तो A1 के पास 0 है, A2 A3 के पास क्या है, 90 है। तो वैल्यू रख देंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा EdA1 cos 0 प्लस EdA2 cos 90 और यहां पर हो जाएगा EdA3 cos 90। अब इसके बाद यहां पर cos 0 1 होता है, तो फाई बराबर ये केवल मिलेगा हमें EdA1। ठीक है, और ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अच्छा ये कुल फ्लक्स जो होगा d∅1 d∅2 इसको जोड़ेंगे तो हम मान लेते हैं ये d∅ आएगा। क्या आएगा, d∅ आएगा। छोटे छोटे अवयवों से निकलने वाला फ्लक्स है, तो ये d∅ हो गया। अब हम क्या करते हैं, पूरे संपूर्ण पेड़ से निकालते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स यहाँ पर लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स, पारित मतलब निकलने वाला, पारित फ्लक्स क्या होगा, मान लेते हैं फाई होगा। क्या होगा, फाई होगा। तो छोटे छोटे अवयव से निकलने वाला फ्लक्स ये है, तो संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स क्या होगा, इसी का हम इंटीग्रेशन कर दें तो फाई जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा d∅ का। फाई जो होगा वो d∅ का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब जो है इंटीग्रेशन हम पूरे पृष्ठ का कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, तो फाई बराबर d∅ की जो वैल्यू है वो क्या है, EdA1 है। क्या है, EdA1 है। तो E लिखिए और dA1 लिख लीजिए। ठीक है, अब जो है ये जो E वैद्युत क्षेत्र है ये क्या है, समान रूप से है, ये पूरे पृष्ठ पर सभी जगहों पर क्या है, एक समान रूप से है। तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। तो E इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dA1 का। ठीक है, अब dA1 ऐसे dA1 का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ है इसी प्रकार से कई छोटे छोटे अवयव है। तो dA1 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर इसके वक्र पृष्ठ पर, तो जोड़ेंगे तो पूरा क्या आएगा, वक्र पृष्ठ आएगा। ठीक, इसको अगर छोटे छोटे अवयव को जोड़ेंगे dA1 तो पूरा क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा, क्योंकि ये dA1 अवयव जो है ये इसके वक्र पृष्ठ पर यहाँ पर है। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ पर यहाँ पर है। अगर हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये पूरा वक्र पृष्ठ हमें मिलेगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन dA1 जो है वो क्या है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो h क्या होती है, ऊंचाई। तो यहाँ पर h हमने क्या मान रखा है, यल मान रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr(l), बस यहाँ पे मान रख देंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा E और ब्रैकेट में 2πr(l), ये पूरे का मान है यहाँ पर 2πr(l). ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब लगाते हैं गॉस थ्योरम। अब गॉस के प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की जब प्रमेय लगाएंगे तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई E बराबर Q, कुल अंदर का कुल आवेश होता है इंटरनल बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम होती है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये देखिए ये भी क्या है, फ्लक्स है, ये भी क्या है, फ्लक्स का मान है। ठीक है, दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 और 3 से।
समीकरण 2 व 3 से, ठीक, इन दोनोल समीकरण से लेते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों फाई के बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ई 2 पाई आर एल बराबर होगा क्यू इंटरनल लिख लीजिए केवल बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो है 2 पाई आर एल को हम इधर भेज देंगे तो ई बराबर ये हो जाएगा क्यू बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल। ठीक है ना, ये अंदर वाला आवेश है। अब यहाँ पर देखिए क्यू बाई एल क्या है, क्यू बाई एल अगर देखें समीकरण 1 से क्या है, लैम्डा है। क्यू बाई एल क्या है, लैम्डा है, तो यहाँ से क्यू बाई एल को हम लैम्डा में लिख देते हैं तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लेकर आते हैं तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ई बराबर 2 लैम्डा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, या इसको हम अलग करके लिखें तो ई बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, यही क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण। ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फास्ट रिवाइज कराते हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का चालक तार मान लेते हैं और हम ये मान लेते हैं इस पर एक समान रूप से धनावेश है। ठीक है, और ये कहाँ रखा है, निर्वात तथा वायु में रखा है। ठीक है, अब अनंत लंबाई है तो हम मान लेते हैं इसके यल लंबाई पर आवेशों का जो आवेश है वो क्या है, क्यू है। यल लंबाई पर आवेश क्या है, क्यू है। तो आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है वो होता है लैम्डा बराबर क्यू बाई यल, यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक, तो ये हमने समीकरण 1 मान लिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करेंगे, आर बिंदु, इस पी बिंदु पर, एक बिंदु पी है आर दूरी पर, इस पी बिंदु से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ का खींच लेते हैं। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ जब इस पी बिंदु से होकर जाने वाला खींचेंगे तो एक क्या मिलेगा हमें, एक बेलन मिलेगा। ठीक है, तो इस बेलन पर हम छोटे छोटे अल्पांश ले लेते हैं, क्योंकि 3 जगहों से फ्लक्स निकलेगा, ऊपर से, नीचे से और इसके वक्र पृष्ठ से। तो ऊपर से, नीचे से और ये वक्र पृष्ठ पर हमने एक अवयव ले लिया। ठीक है, इसको A1, इसको A2, इसको A3 नाम दिया। ठीक है, अब जो वैद्युत क्षेत्र है क्या है, इसके प्लस आवेश से दूर होता है तो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। ठीक, प्रत्येक जगहों पर वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से प्लस आवेश से क्या होगा, दूर होगा। ठीक, और इस अल्पांश के हम क्या लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश dA1 अल्पांशों, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो अवयव के क्या होता है, लंबवत होता है। हम कहें सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत होता है। तो इस सतह पर एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश लें, उसका इधर होगा, इसका ऊपर की ओर होगा, इसका नीचे की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा, दोनों जगहों पर थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम इन अल्पांशों के कारण जब फ्लक्स निकालेंगे तो छोटे छोटे अल्पांश है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं फ्लक्स क्या है, डी फाई है। ठीक, अल्पांशों के कारण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, डी फाई होगा। तो डी फाई किसके बराबर होगा, डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3 के बराबर होगा। इन छोटे छोटे को जोड़ेंगे तो डी फाई हमें मिलेगा। अब फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ई डॉट डी ए को हम लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा ये हो गया dA2 dA3 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 90 है तो यहाँ 90, यहाँ भी 90 है तो यहाँ 90 रख दे। cos 90 0 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका केवल ये बचेगा, cos 0 1 होता है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, संपूर्ण फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स, मतलब इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स चाहिए हमें। तो हम फाई का मान निकालते हैं। फाई का मान निकालेंगे तो हमें कैसे आएगा, ये जो डी फाई है इसी को हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि
फ्लक्स जो है केवल इसी वक्रपृष्ठ से निकल रहा है, इधर से नहीं निकल रहा है। तो एक छोटे से अवयव से निकलने वाला फ्लक्स इतना है, तो पूरे से कितना निकलेगा, तो पूरे से इसका समाकलन कर देंगे। इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा ई, एक समान रूप से सब जगह बराबर है, तो ई को हम बाहर कर लेंगे, समाकलन होगा डी ए का। तो डी ए वन क्या है, इसके वक्रपृष्ठ पर छोटा सा अवयव है, समाकलन करेंगे तो पूरा आ जाएगा वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। अब यहाँ से मान रख दे तो ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम गाउस की प्रमेय लगा देते हैं। गाउस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू कुल इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रख देंगे तो हमें मिलेगा ई बराबर में 2 पाई आर एल इंटू क्यू इंटरनल बटे एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल को इधर भेज दिए, उसके बाद जो है क्यू बाई एल क्या हो गया, लैम्डा हो गया, आवेश का रेखीय घनत्व। इसको जरूर आपको रखना है वहां पे, ठीक है, क्योंकि आपने मान रखा है कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। तो ये आवेश का रेखीय घनत्व यहाँ रख देंगे, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने अलग कर लिया और 2 लैम्डा बाई आर को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो ये हो गया आपका अनंत लंबाई के एक सीधे तार के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। समझ में आया होगा आप लोगों को, इतना ही स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा और देखते हैं इसके आगे हम। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। फॉर्मूला तो ये हमें मिल गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। अब इसी को हम लिख सकते हैं इस रूप में कि ई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिखते हैं, तो के इंटू 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है। कभी कभी वेक्टर रूप में पूछ लेता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस दिशा में है, इधर हम देख रहे थे। मतलब ये जो बेलन ऐसे बनाया गया था, एक तार है और इसके चारों ओर क्या बनाया गया था, एक बेलन बनाया गया था, ठीक है। ये ऐसे बेलन बनाया गया था, वैद्युत क्षेत्र इस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित था। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो इधर की ओर थी, ठीक है, और यहां से यहां तक की ये जो दूरी थी ये क्या थी, आर थी, ठीक है। तो हम ये कहें आर की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो आर की दिशा में हम एकांक सदिश ले लेते हैं कैपार, ठीक है। आर की दिशा में एक एकांक सदिश ले लेते हैं कैपार, जो क्या दिखाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि दिशा दिखाने के लिए हम कैप का प्रयोग करते हैं वेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर कैपार ले लेते हैं वेक्टर आर की दिशा में, तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश रूप में जो होगा, सदिश रूप में तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, ई बराबर वेक्टर ई बराबर के इंटू 2 लैम्डा बाई आर और इंटू में कैपार, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। ये इतना तो परिमाण हो गया, ये हो गई दिशा। तो किसी सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, हम इसको भी क्या कर ले, कांस्टेंट मान ले, तो ई जो है व्युत्क्रमानुपाती है आर के। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना था, 3, 4, ठीक। तो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर के, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम आर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। तो इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ जो होगा, ये आर डिस्टेंस ले लेते हैं, इधर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं। तो जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे तीव्रता क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, ऐसे घटता हुआ होगा, ठीक है। ये है ग्राफ ई व्युत्क्रमानुपाती आर का, ठीक। बस ये डेरिवेशन पूरा हो गया आपका। इतना अगर आप लोग कर देते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा, जितने भी नंबर 3 नंबर या 5 नंबर में जिसमें भी पूछा जाएगा पूरा कंप्लीट आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।